नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके 23 फरवरी को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज जो आपके एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फटाफट अंदाज में पूरा पेपर बताऊंगा क्योंकि आपके पास में भी समय कम है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके अबसद के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। सेकंड प्रश्न है, कागज़ का पुनः चक्रण करके हम किसकी बचत करेंगे? तो हम जल, ऊर्जा, वृक्ष ये सभी की बचत करेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया क्या है? तो वो आयनीकरण है, यानी ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप आने का कारण है? तो भूकंप आने का कारण ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी की प्लेटों की गति करना, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगोयरा क्या है? तो स्पाइरोगोयरा एक प्रकार का शैवाल है, ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला है कि जंग लगने की प्रक्रिया है, तो धीमा दहन के द्वारा लगती है, यानी धीमे दहन के द्वारा जंग लगता है। सातवां प्रश्न है, एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ईंधन के दहन से निकलने वाली गैस कौन सी गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रहेगा, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला ख आएगा आपके खंड ख, इसके अंतर्गत लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। नवा प्रश्न है, कार्बनीकरण क्या है समझाइए? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। अगला है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो लैंगिक जनन, इस जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक है वो जीव को जन्म देता है, यानी एक ही भाग लेता है। अगला है, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों को या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग के द्वारा भी अलग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कंधों पर लटकाने वाले थैलों में बनी चौड़ी पट्टियों के कारण कंधे पर पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे कंधे पर कम दाब आरोपित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के स्कूल का बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है, जिससे उनके कंधों पर दाब कम आरोपित होता है तथा बच्चे आसानी से बैग को उठा सकते हैं। अगला आपके खंड आएगा खंड स, इसके अंतर्गत आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 13 से लेकर 22 तक, 4-4 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, इसमें 13वां प्रश्न है कि कोक के अभिलक्षणों एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, कोक के अभिलक्षण, यह कठोर सरंध्र युक्त काले रंग का होता है। यह विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है, यानी ये कठोर भी होता है, सरंध्र भी होता है और काले रंग का होता है, और ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। कोक के उपयोग, यह एक अच्छा घरेलू ईंधन है जो जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है, और यह कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने और धातु जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टिन और आदि के निष्कर्षण के काम में भी आता है। अगला प्रश्न है, आपको सत्य असत्य बताना है। तो इसमें दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है, गलत है, ये विनोइंग कहलाता है। और खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं, तो ये भी गलत है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, सही है। और बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने की उचित भंडारण की आवश्यकता है, तो ये भी सही है, यानी टी लिख दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, कारण बताना है आपको। तो विद्युत उपकरण से संबंध पर आग नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत के उपकरण है उसमें अगर आग लग गई है तो अपन वहाँ पर पानी क्यों नहीं उपयोग में लेते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध में आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे विद्युत का झटका लगने का खतरा रहता है, यानी करंट आने का खतरा रहता है।
सेकंड प्रश्न है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्या कारण है वो आपको बताना है। तो कागज का ज्वलन ताप कम होता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के साथ कागज लपेटने पर दहन के लिए अधिक ये आवश्यक है कि एल्यूमीनियम को उसके ज्वलन ताप पर गर्म किया जाए जिससे ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आसानी से नहीं पकड़ता है। फिर आपको मिलान वाला है आपके 16वां प्रश्न। मिलान करना है तो स्वर यंत्र, तो इसमें गले के सामने उभरा हुआ उबार जो होता है सामने वो होता है। और टेस्टोस्टेरोन अंडाशय में स्रावित लैंगिक हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन सॉरी वो एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन वर्षण में स्रावित हार्मोन होता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन है वो अंडाशय में स्रावित हार्मोन होता है। और गोइटर है ये थायराइड ग्रंथि का एक प्रकार का रोग होता है। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक और जिन वस्तुओं पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना कौन सा बल लग रहा है, क्यों लग रहा है वो आपको बताना है। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना कौन सा बल लग रहा है। और दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे तक लटका कर जो एक भार होता है उनको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों को चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो किसी वस्तु की अपने माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रबलता कंपन के निर्धारित की जाती है, तो आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, तड़ी से अपनी सुरक्षा के उपाय लिखिए। और सर्दियों में स्वेटर उतारते समय घट-घट की आवाज़ क्यों सुनाई देती, व्याख्या करनी है। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंबों का चित्र आपको बनाना है। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा वो लिखना है। आगे के जो आपके 3 प्रश्न रहेंगे आपके 8-8 नंबर के रहने वाले हैं। तो द्रव और गैसें बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दाब डालती हैं। घर्षण से आप किस प्रकार कहेंगे कि वो शत्रु हैं, समझाना है। और ध्वनि प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है वो आपको लिखना है। और इसमें सेकंड रहेगा कि सर्पीय घर्षण स्थलीय घर्षण से कम क्यों है वो व्याख्या करनी है। और आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन एक साथ घटित होते हैं लेकिन हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, तड़ित पहले दिखता है, ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। ये जितने प्रश्न है ना बड़े वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सपने वाले प्रश्न है। फिर मुझे मत बोलना है कि सर आपने बताया नहीं, इन सभी प्रश्नों को आप याद करोगे, ठीक है ना। ये तड़ित वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रतिजैविक वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की दृष्टि पड़ने वाला प्रभाव है वो आपको लिखना है। और पार्श्वीकरण क्या है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दूध की थैलियों में दूध संदूषित क्यों नहीं होता है। और कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन आपको करना है। अगला है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाने की कोई 6 परियोजनाओं के नाम लिखने हैं। और टीनेजर्स में चेहरे पर मुहावसे और फुंसियाँ क्यों हो जाती है। और अथवा में ऑप्शन रहेगा, वनोन्मूलन पर निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर, वन्य प्राणी, गांव और पृथ्वी। और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को आपको लिखना है। तो इस तरह से आपके कुल 25 प्रश्न है वो आने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाले थे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आज आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आप जरूर बताना कितने प्रश्न इस पेपर में से आए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों रियल पेपर है वो कोई भी अपलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास में आता ही नहीं है, तो हम रियल पेपर कहाँ से अपलोड करेंगे। किसी भी यूट्यूबर के पास में नहीं आता। जितने भी आपको बता रहे हैं वो सब
मतलब अपने जो अनुमानित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वही बता रहे हैं, और मैं भी वही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में सपने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं हमें, क्योंकि हम काफ़ी सालों से वीडियो भी बनाते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं। तो अपने अनुभव के आधार पे कि भाई ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम लेके आते हैं, और उनमें से काफ़ी प्रश्न देखने को भी मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि पूरे 100%, लेकिन ज़रूर 70% आपको प्रश्न है वो देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।